नाम साम है। मेरा ताल्लुक मरी से है। हम दो बहन भाई हैं। मेरे वालिद की एंटीक की शॉप है। लोग जब यहाँ सियाहत के घर से आते हैं तो अब्बू से जरूर कुछ ना कुछ नायाब चीजें खरीदते थे। मेरी वालदा फौत हो गई थी। मेरे वालिद ने उनके बाद मेरी खाला से शादी कर ली थी। मेरी खाला तलाक याफ्ता थी और पहली शादी से उनकी एक बेटी थी। मेरी खाला वह ज़ाहिर तो एक अच्छी खातून थी, लेकिन अब्बू से अपनी बेटी के मामले में उलझी रहती थी। उन्हें अपनी बेटी के मुस्तकबिल की इतनी फिक्र थी कि बार बार अब्बा से यही कहती, मेरी बेटी का क्या होगा? तुम्हारा बेटा और बेटी तो पढ़ लिख गए हैं। मेरी बेटी तो बेचारी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं, मासूम सी है, अच्छे बुरे का भी नहीं जानती, बड़ी भोली भाली है, जो वो हरगिज़ नहीं थी। वो लड़की जिसका नाम साहिरा था, पूरी घुन्नी और मिसनी थी। वो जाहिर करती थी कि बहुत मासूम है और बेज़रर सी है, लेकिन हमें नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से न जाने देती थी। मेरी बहन रूबी मुझसे बड़ी थी और थोड़ा रंग सांवला था, जिसकी वजह से दो तीन रिश्ते पलट गए थे। साहिरा बड़ी खूबसूरत थी और उसकी कोशिश होती थी कि जब भी रूबी का रिश्ता आए वो ज़रूर उनके सामने आए, और इस तरह बहुत बार ऐसा हुआ। मेरी बहन के लिए आए हुए लोग साहिरा को पसंद कर जाते, लेकिन अब्बा कहते कि ये अभी छोटी है, 17 साल कोई उम्र तो नहीं शादी की। लेकिन अब्बा जो पता नहीं साहिरा की हरकतें जानते भी थे या नहीं। जब भी मेरे बहन के लिए कपड़े आते, वो कपड़े देखती और कहती कि पहन लूं, ये कौन सा सजेंगे इस पर। मेरी बहन पढ़ी लिखी और मैच्योर लड़की थी, लेकिन सहरा ने बातें कर करके उसे इस कदर हसास कर दिया और वो बातों को दिल पे लेने लगी थी। बहुत परेशान रहती, उसे लगता कि उसका रंग बहुत काला है। मैं उसे समझाता कि दूसरों की बातों को दिल पर लेने की वजह से लग रही हो। तुम एक बावकार लड़की हो और तुम्हारे नैन नक्श बहुत प्यारे हैं। थोड़ा रंग दबता हुआ है, बस, और कुछ भी नहीं है। लेकिन वो मुझे कहती तुम भाई हो इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है, किसी और से तो पूछो। मैं कहता देखना एक दिन एक शहजादा घोड़े पे आएगा और तुम्हें समझाएगा तुम वाहिद दुनिया की लड़की हो जिसकी शख्सियत और अच्छाई से उसे मोहब्बत होगी। वो महज सांवला होने की वजह से तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो हंसती और कहती कि उस शहजादे की यकीनन नज़र कमज़ोर होगी, और मैं कहता कि नहीं, उसी के पास तो नज़र होगी अच्छे लोगों को परखने की। हम बहन भाई अक्सर अम्मा को याद करते तो याद आता, यही हमारी खाला हमारी अम्मी के आगे पीछे फिरती थी, शोर निकाल देता था, महीनों हमारे घर पड़ी रहती क्योंकि उसकी भाभियाँ उसे बर्दाश्त नहीं करती थी। और आज ये वक्त है कि इसने हमारी माँ के सारे एहसान भुला दिए हैं और हमें सबक सिखाने आ गई है। घर का काम तो मेरी बहन ही करती थी। मैं अक्सर उसकी हेल्प करवा देता था, खाना पकवाता, कभी कपड़े धुलवा लेता। साहिरा अक्सर ही कहती कि साहब भाई, आपकी बीवी बड़ी खुशकिस्मत होगी, उसे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मैं कहता कि मैं अपनी सिर्फ बहन के लिए काम कर रहा हूँ, बीवी को सब नहीं करके देने वाला। मेरी बहन जब मेरी तारीफें करती तो वो मुझे यही लगता कि वो मुझे दुआएं देती है, मुझे किसी पार लगा देंगी। मैं एक ऐसा मुसाफिर था जिसकी मंजिल ही कोई नहीं थी। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अब्बा कहते कि दुकान पे बैठा करो, लेकिन मुझे दुकानदारी करके लोगों की चीज़ों के भाव ताव नहीं करने आते थे। मुझे कुछ बड़ा करना था, सरकारी नौकरी या कारोबार। मेरे एक दोस्त ने कहा कि इस्लामाबाद में जॉब करवा सकता हूँ। उसके एक कज़न की कोई एजेंसी थी और उन्हें एक ऐसे लड़के की ही ज़रूरत थी जो इस इलाके को अच्छी तरह से जानता हो। लेकिन मैं अपनी बहन को नहीं छोड़ना चाहता था। वो अकेली रह जाती और रोती रहती। अब्बा की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी। उन्हें सांस का मसला था और वो चाहते थे मैं उनकी जगह दुकान पर बैठूं। अब्बा की तबीयत की वजह से मैंने सोचा चलो कुछ दिन की बात है, मैं बैठ जाता हूँ दुकान पे। वो ठीक हो जाएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा। मुझे उनके पुराने सामान को बेचने की कोई ख्वाहिश नहीं, जिनकी तारीख उन्हें अजबर होती थी। मैं सुबह उठा तो मेरी बहन नाश्ता ले आई और मुझे समझाने लगी कि अब्बू की बात मानने में ही भलाई है। उनकी बीवी अब्बू की दुकान बेचने का सोच रही है। कहती है कि दुकान बेच के तीनों बच्चों का हिस्सा अलग कर दो। मैंने अपनी बहन से कहा कि उनकी बेटी तो उनके पहले शोहर से है, अब्बू से तो नहीं है, फिर कैसा हिस्सा? मेरी बहन मुस्कुराने लगी और बोली, वो तो बीवी है, उनका तो बनता है, वो ही दे देंगी अपनी बेटी को। मैंने अपनी बहन को कहा कि वो दुकान बिकने नहीं दूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर मैंने ना चाहते हुए भी अब्बू की दुकान पे बैठना शुरू कर दिया। कभी कोई ऐसा शख्स आता जिसे पुरानी चीज़ों से लगाव होता या पैसा इतना होता कि पुरानी चीज़ें बर्बाद करे। एक दिन मैं बैठा हुआ था जब एक लड़की आई, शायद उसके साथ उसकी बहन भी थी या उसकी कोई सहेली थी। वो पिछले 10-15 मिनट से चीज़ों को बस देख रही थी। फिर वो लड़की मेरे पास आई, एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग का रेट पूछने रही थी। उसकी आवाज़ और उसकी खूबसूरती किसी को भी अपनी तरफ मतवज्जो कर सकती थी, और मैं पता नहीं कितने लम्हे उसे देखता रहा। जब उसने मुझे मुतवज्जो करने के लिए कहा कि आप सुन रहे हैं ना, मैं आपसे मुखातिब हूँ कि मुझे ये पेंटिंग चाहिए, क्या आप बेचना चाहते हैं? पता नहीं मैंने क्या कहा और क्या कीमत बताई। वो पेंटिंग लेकर जा चुकी थी
और मैं उसे जाते हुए देख रहा था। बहुत अरसे तक मैं उस लड़की का इंतजार करता रहा। मुझे लगता था कि किसी दिन वो अचानक आएगी, और जैसे ही मैं उसे भूला भी नहीं था, बल्कि याद करता रहूंगा। लेकिन वो शायद किसी और शहर से सैर करने आई थी। मेरा दिल था जो उसी को देखने की आरजू करता। मैं बहुत परेशान था। मुझे इस तरह नहीं सोचना चाहिए था। पता नहीं कौन थी, कहाँ से आई थी। मैं कोई दिल पैक किस्म का बंदा नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ उसकी वजह से यहाँ बैठने पर मजबूर था। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। मैं कुर्सी पे बैठा मौसम और चाय से लुत्फानंदोज हो रहा था, जब मुझे वो नजर आ गई, जिसे देखने के लिए पता नहीं मैं कितना मुंतजिर था। वो छतरी लिए दुकान में दाखिल हुई और मुझसे कुछ कह रही थी। मेरी वही हालत थी जैसे ये कोई ख्वाब हो। मैं भी यकीनी से उसे देख रहा था। वो मेरे सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई और पता नहीं क्या कह रही थी। कुछ देर बाद जब मैं हकीकी दुनिया में लौटा, तो वो मौसम का गिला कर रही थी। कह रही थी कि आज बारिश को भी आज ही होना था। मुझे घर पहुंचना है, लेकिन ये शदीद बारिश मुझे सफर नहीं करने देगी। मैं अपनी जगह पे बैठ गया। मैं कुछ नहीं बोला और खामोशी से अपनी चाय पीते हुए उसकी आवाज़ सुन रहा था। मेरी नजरें उसके पैरों पे पड़ी तो मुझे एहसास हुआ कि उसे सर्दी लगी है। मैंने अपना कोट उतार के उसकी तरफ बढ़ाया, जो उसने शुक्रिया कहकर ले लिया। कहने लगी, तुम सारा दिन इस पुराने सामान के लिए लोगों का इंतजार करते थकते नहीं हो? मैं मुस्कुराया। मैं उसकी तरफ देख के कहा कि नहीं, इंतजार तो बहुत खूबसूरत होता है। उसकी तरफ देखा, जो बाहर गिरती बारिश देखने में मसरूफ थी। मैं अब उसके लिए चाय बना रहा था। उसने शुक्रिया कह के चाय ले ली और वो मुझे समझा रही थी कि मुझे इस दुकान में कुछ और सामान भी रखना चाहिए, मकामी आबादी की ज़रूरियात के मुताबिक, ये यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों की आम ज़रूरियात की चीज़ें भी। इस तरह लोग जब अपनी ज़रूरियात की चीज़ें लेने आएंगे, तो उनकी नज़रें कीमती और बेशकीमत चीज़ों पर ज़रूर पड़ेंगी। तो इस दुकान का म्यार बन जाएगा। मैंने उसे कहा कि मशवरा अच्छा है, मैं जल्द ही इस पर अमल करूंगा। वो चाय पी चुकी थी और अब एक पेंटिंग को बड़े गौर से देखे जा रही थी। मैंने कहा कि पिछली बार भी आपने पेंटिंग ही खरीदी थी, आज भी आप पेंटिंग में ही दिलचस्पी ले रही हैं। लगता है कि आपको बहुत शौक है पेंटिंग का। वो मुस्कुराते हुए बोली और इस पेंटिंग की तरफ फिर से देखने लगी। इसमें सिर्फ रंगों का ही खेल समझ रहा था, एक चेहरा जिसे मुख्तलिफ रंगों ने दिलचस्प बना दिया था। कहने लगी कि मुझे हर उस चीज़ से दिलचस्पी है जिसे खोजना पड़े या समझना पड़े। मैं बहुत अच्छी पेंटर थी। मेरी बहस से निकलने वाले तमाम रंग अपना अलहदा ही जादू रखते थे। मैंने कहा कि फिर तुमने पेंटिंग क्यों छोड़ दी? उसने मुझे मुस्कुरा कर देखा और पैसे थमाकर पेंटिंग ले गई। मैं देख रहा था कि बारिश अब भी वैसी ही थी, लेकिन पता नहीं अब उसे ये क्यों नहीं लगा कि वो सफ़र नहीं कर सकेगी। अब आके कुछ टेस्ट करवाने थे और मैं उन्हें लेकर हॉस्पिटल आ गया। आज सारा दिन अस्पताल में ही गुजर गया। घर पहुंचे तो पता चला कि अब्बा की बीवी ने आज मेरी बहन को थप्पड़ मारा। मेरी बहन ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा था। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी कि उनकी बेटी को मेरा एक सूट बहुत पसंद आ गया था। मैंने देने से इनकार कर दिया तो लड़ने लगी और अपनी अम्मा को बुला लाई, और माँ ने जाहिर है बेटी की साइड ही लेनी थी। मैंने गुस्से में इस वक्त उनके कमरे में गया और कहा, आप जो कर रही हैं ये सिर्फ हमारा बुरा नहीं, आप अपनी बेटी का भी नुकसान कर रही हैं, इसे बागी और खुदसर बना रही हैं। देख लीजिएगा कि एक दिन आपको जलील करके रख देगी। तब आपको पता चलेगा कि दूसरों को जलील करके कितनी खुशी होती है। अब्बा ने मुझे कहा कि खामोश हो जाओ, घर की औरतों के झगड़ों में नहीं आते, सुबह तक खुद ही ठीक हो जाएंगी, तो अपना खून क्यों जला रहा है? मैंने कहा, आपका घर बसा रहे हैं और हम बहन भाई खामोश रहें। कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आपके सामने जब हमारे साथ ज्यादती होती है, तब भी आप खामोश हैं। आप सोच लें, हम आपको माफ नहीं करेंगे। मैं अपने कमरे में आ गया और इस इंसान को बहुत गालियां दी, जो कहता है मर्द रोते अच्छे नहीं लगते। मर्द तो रोते ही नहीं है। मुझे अपनी माँ बहुत याद आई और मुझे अपनी रोती हुई बहन से अब बहुत तकलीफ हो रही थी, जिसके चेहरे पर उंगलियों के निशान बता रहे थे कि सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, ये तो वो जख्म थे जो उसकी रूह तक को जख्मी कर रहे थे। दिन ऐसे ही बेकैफ गुजर रहे थे। एक दिन एक दोस्त ने मुझे अपनी शादी पर बुलवाया। मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी नाराजगी की वजह से जाना पड़ा। मेरा दोस्त बहुत खुश था। उसने मुझे कहा कि आओ तुम्हें अपनी बीवी दिखाता हूँ। दुल्हन वाकई बहुत प्यारी थी। मैंने उन्हें हमेशा खुश रहने की दुआ दी। जब अचानक दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया और कहा कि ये मेरा शोहर है, मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा, जो नफरत से मुझे देख रहा था। मैंने हैरानी से दुल्हन को देखा और कहा कि मैंने आज से पहले आपको कभी नहीं देखा और ना ही मैं इसको जानता हूँ। लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे धक्के मार के वहां से निकाल दिया। मैं सारे रास्ते हैरान और परेशान सोचता रहा कि वो लड़की इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही थी। घर जाने को दिल भी नहीं चाह रहा था।
मैं सीधा दुकान की तरफ आ गया। शाम के 3 बजे का वक्त था। जब मैं दुकान के पास आया तो हैरान रह गया कि वही लड़की दुकान की एक साइड पे खड़ी थी। मुझे देखते ही बोली, कहाँ थे तुम? मैं अब जाने ही वाली थी। तुम्हारी दुकान बंद थी तो मुझे लगा कि आज तुम नहीं आओगे। मैंने जल्दी से दुकान खोली, उसे बैठने के लिए कुर्सी दी और उसके सामने बैठ गया और उसे बिना पूछे ही शादी का अहवाल सुनाने लगा। और वो हंस रही थी और हंस हंस के उसकी आंखों के किनारे भीग गए। मैंने हैरानी से उसे देखा। मुझे लगा वो मेरी बेबसी और इंसल्ट पर हंस रही है। मैंने गिला भी कर दिया। कहा, इसमें हंसने की क्या बात है? तुम्हें अफसोस करना चाहिए। मैं वहां से जलील होकर निकाला गया हूँ। और दूसरी बात, अच्छा खाना भी रह गया। इसके चक्कर में मैंने सुबह नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था। वो अब और हंस रही थी। मुझे इस बार उसका हंसना बुरा नहीं लगा। मैं उसे हंसते हुए देख रहा था। उसकी हंसी ऐसी खनकती हुई थी जैसे किसी लड़की की चूड़ियां हो जो खनकती हैं तो एक लम्हे के लिए अपनी तरफ मतवज्जो कर लेती हैं। फिर उसने मुझे देखा और कहा, तुम पागल हो। जब लड़की कह रही थी तो मान लेते, कहते कि हाँ मेरी बीवी है। इसमें बुरा ही क्या था कि तुम्हें दुल्हन मिल जाती। वो फिर हंस रही थी। मैंने सर को झटकते हुए कहा कि मैं किसी के लिए झूठ क्यों बोलता, और फिर मैंने किसी के लिए ऐसा सोचा भी नहीं। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, जब ऐसा सोचोगे तो बहुत पछताओगे। अच्छा है कि मत सोचना। मैंने उसे नासमझी से देखा और कहा कि मैं समझा नहीं। कहने लगी, कुछ हासिल नहीं होता। दुनियावी रिश्ते धोखे के सिवा कुछ नहीं। मैंने सर हिलाते हुए उसे देखा और कहा, ये सही कह रही हैं आप, लेकिन ये दुनियावी रिश्ते ही हमें मुकम्मल करते हैं। उसने बाहर देखते हुए कहा, अगर मुकम्मल रहना हो तो कभी भी नामुकम्मल रहना बेहतर होता है। अक्सर बहुत सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लेकिन जीने की वजह नहीं होती, और उनके बगैर जिंदा भी रहा जा सकता है। उस दिन वो देर तक बैठी रही। एक ग्राहक आया, उसे ही कुछ चीज़ें दिखाई, और कमाल की बात थी कि वो जाते हुए मुंह मांगी रकम दे गया और कुछ चीज़ें ले गया। और अब मैं सोच रहा था कि शादी से निकालने का तो मुझे फ़ायदा ही हुआ। ये लड़की मुझे नज़र आ गई और अच्छे खासे पैसे भी मिल गए। वाकई कुछ चीज़ें हमें नुकसान लगती हैं, लेकिन वो फ़ायदा भी दे जाती हैं। जैसे हमारे नुकसान में अक्सर किसी का फ़ायदा छुपा होता है। जैसे ही वो निकली, मैंने भी दुकान बंद कर दी, क्योंकि मगरिब होने वाली थी। घर जाते जाते रात हो जाती। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो भी उसी तरफ जा रही थी जो मेरा रास्ता था। मैंने खुश होते हुए उसे पूछा कि आपने कभी बताया नहीं कि आप कहाँ रहती हैं और आपका नाम क्या है? आप अक्सर अकेली ही क्यों आती हैं? हालात और मौसम अच्छे नहीं, आप अकेली मत निकला करें। उसने हंसते हुए मुझे देखा। इस वक्त बाइक पे दो लड़कों ने मुझे रोक लिया और कहा कि जो कुछ है निकाल दो। मेरे पास जो पैसे थे, मैं बहुत खुश था, वो मैंने उनके हाथ पे रख दिए। वो भागने ही वाले थे जब अचानक उस लड़की ने एक को मफलर से पकड़ के खींच लिया और नीचे गिरा दिया। मैं सब कुछ हैरानी से देख रहा था। जब भी वो बाइक चलाने लगते, वो पीछे बैठे लड़के को खींच कर नीचे फेंक देती। मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें कहा कि शर्म करो, चोरी करना तो आती है, लेकिन भागना नहीं आया। वे लड़के बहुत खौफजदा नजर आ रहे थे। पैसे वहीं फेंक के भाग गए। मैंने जल्दी से पैसे उठाए और जेब में रखते हुए उसे कहा कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। आप तो बहुत बहादुर लड़की हैं। क्या कमाल कर दिया आपने। वो कहने लगी कि हालात और मौसम अच्छे नहीं होते, अकेले मत निकला करो। मैं हंसते हुए उसे देख रहा था और सोच रहा था कि कैसे उसने मेरी बात ही मुझे लौटा दी। फिर कुछ देर चलने के बाद उसने कहा कि यहाँ से हमारा रास्ता अलग है, तुम जाओ। मैंने अल्लाह हाफिज कहा और घर की जानब चलने लगा। ये सफ़र मुझे बहुत अरसे तक नहीं भूला। मुझे वो बार बार याद आती, कभी हंसते हुए, कभी चोरों से डरते हुए, कभी मुझे मेरी ही बातें सुनाते हुए। 6 माह गुजर गए थे, वो दोबारा नहीं आई। मैं रोज उसका रास्ता देखता और सोचता, ना तो एड्रेस ही है और ना नाम पता। काश पता ही पूछ लिया होता और उसका हाल पूछा था कि वो खैरियत से है भी या नहीं। मैंने सोचा कि इस बार मिलेगी तो जाने नहीं दूंगा। कहूँगा कि नाम पता बताओ, फिर जाने दूंगा। उसे बताऊंगा कि वो मेरी जिंदगी में बहुत खास है और मुझे उसका इंतजार रहने लगा है। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। वो अजीब बात ये थी कि मैं जिस शादी पे भी जाता, वो दुल्हन शादी से इनकार कर देती और मेरी तरफ इशारा करके कहती कि मैं शोहर हूँ उसका। मैं वहां से भाग आता। अब हाल ये था, मैंने शादियों पे जाना ही छोड़ दिया। सगे रिश्तेदार भी बुलाते तो मैं नहीं जाता। मेरे अंदर ये डर बैठ गया था कि अगर मैं शादी में गया तो दुल्हन इनकार कर देगी और वही सब दोहराएगी जो पहले हुआ। और कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन लोग मुझे इस इल्जाम को सच कहकर मारना पीटना शुरू कर दें। मुझे अब शादियों पे जाने से नफरत थी। मेरे सामने कोई शादी का जिक्र भी करता तो मैं वहां से भाग आता। एक दिन मेरी बहन का रिश्ता आया। लोग बहुत अच्छे थे, पढ़े लिखे
सुलझे हुए और समझदार। मैं बहुत खुश था, लेकिन फिर वही डर मेरे अंदर आ गया। मैं शादी के दिन घर से चला गया। मैं नहीं चाहता था कि मेरा मनहूस साया पड़े और मेरी बहन की शादियों में कोई बदमज़गी हो जाए। मुझे लगता था कि मैं मनहूस हूँ और मेरी वजह से लोगों की शादियाँ टूटने लगती हैं। मैं जब घर में दाखिल हुआ तो अब्बा ने मुझे बहुत बातें सुनाई कि अपनी बहन की शादी के दिन तुम्हारा गायब हो जाना, ये सब क्या है? लोग क्या सोचेंगे? तुम तो कहते थे कि मुझे अपनी बहन से बड़ी मोहब्बत है। ये कैसी मोहब्बत है? तुम्हारी आज उसे ज़रूरत थी और तुम ही नहीं आए। मैंने कहा मोहब्बत थी इसीलिए तो चला गया था। मैंने झूठ बोला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं भी होश हो गया था। जब होश आया तो बहुत देर हो गई थी। घर पहुंचा तो रूबी रुखसत हो गई थी। अब्बा फिक्रमंदी से मुझे मेरी तबीयत का पूछ रहे थे और अपनी बीवी से कह रहे थे, देखा मैं ना कहता था मेरा बेटा गैर जिम्मेदार नहीं, लेकिन कोई हादसा हुआ होगा। मैं उठ के अपने कमरे में आ गया, उन्हें क्या समझाता जो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। बहन मिलने आई तो बहुत गिले शिकवे किए, उसे भी झूठी कहानी सुना के मुतमईन कर दिया। लेकिन सच यही था, मैं जमाने से कटता जा रहा था। मुझे लोग और लोगों की हजूम से नफरत होने लगी थी। मैंने लोगों से मिलना छोड़ दिया और तन्हाई पसंद हो गया। सब दोस्त रिश्तेदार छोड़ दिए। एक दिन मैं यही सोचते हुए आ रहा था कि एक बूढ़ी फकीरनी मिली। मैंने उसे सब बताया तो उसने कहा कि आज रात 1 बजे तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तुम अपने कमरे का दरवाज़ा खुला रखना। मैं हैरान था और बहुत परेशान भी कि ये फकीरनी मुझे कौन सा राज बताना चाहती है और वो कौन है जो मुझे रात को 1 बजे मेरे सवालों के जवाब देगा। वो फकीरनी चली गई। मैं घर आ गया और मुझे रात के 1 बजने का इंतज़ार था। जब 1 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने वही लड़की थी जिसे मैं पिछले 6 महीने से ढूंढ रहा था। वो दुल्हन बनी मेरे सामने थी। मैं हैरानी से उसे देख रहा था। वो मेरे आगे चलने लगी और मेरे कमरे में आ गई। मैं पीछे पीछे चल रहा था। मुझे लगा कि ये कोई ख्वाब है, ये मेरा वहम है। मैं अपने कमरे में रखी चारपाई पर बैठ गया और वो मेरे सामने रखी कुर्सी पर बैठ चुकी थी। मेरा नाम नीलम है। मैं एक चुड़ैल हूँ। तुम जब बचपन में खेलते हुए इन दरख्तों के पास आते थे, तो एक दिन मैं भी वहीं बैठी थी। मुझे तुम्हारी नीली आंखों को देख के तुम पे प्यार आया और मैं भी बच्ची बन गई। तुम्हारे साथ खेलने लगी। फिर तुम रोज मेरे साथ खेलने आते। एक दिन तुमने कहा कि जब हम बड़े होंगे तो तुम मुझसे शादी करोगे, क्योंकि मैं लड़ती नहीं थी और तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें भी देती थी। मैंने कहा कि इस दरख्त पे हम अपना नाम लिखेंगे और फिर हम दोनों ने अपना नाम के पहले हुर्फ उस दरख्त पे भी लिखे। मेरे दुनिया वाले मुझे कहते हैं कि एक इंसान से तुम कैसे मोहब्बत कर सकती हो, लेकिन मैंने की। फिर मुझे एक जादूगर ने कैद कर दिया। मैं अपनी और तुम्हारी तस्वीरें बनाती और उनको मुख्तलिफ रंगों से रंग देती। उसने मुझे इस तस्वीर में कैद कर दिया। फिर बहुत साल बाद तुम आए। तुमने उस तस्वीर को देखा और तुम्हारी आंखें मेरी आंखों से टकराई और उस जादूगर का तिलस्म टूट गया। क्योंकि अगर कोई इंसान मेरी आंखों में देखता तो उस जादूगर का जादू टूट सकता था। फिर मैं अक्सर तुमसे मिलने और बातें करने के बहाने आने लगी। तुमने ऐसा जादू कर दिया कि तुम दुनिया से कट जाओ और सिर्फ मेरे हो जाओ। मुझे तुम्हारा इंतजार था। मैं तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकती और न मैं खुद किसी और की हो सकती हूँ। और मैं ये सब सोच के परेशान था। मेरी आंखों के सामने सारे मंजर घूम रहे थे। जब मैं उसके साथ बातें करता था तो लोग हैरानी से मुझे क्यों देखते थे। मैंने नीलम से कहा कि मैं तो एक इंसान हूँ, तुमसे कैसे रिश्ता जोड़ सकता हूँ। बेहतर यही है कि तुम अपनी दुनिया में लौट जाओ। वो हंसने लगी और इस बार उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि मैंने अपने कानों पे हाथ रख लिए। उसकी शक्ल अब बदल रही थी, जिसे देख के मैं बेहोश हो चुका था। जब मेरी आँख खुली तो मेरी बहन और मेरे अब्बा सब मेरे पास बैठे थे और मुझे होश में आता देखकर खुश हो रहे थे और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। मेरी बहन का एक बच्चा भी था। अब्बा पहले से बूढ़े लग रहे थे। मैंने हैरानी से सबको देखा तो मेरी बहन ने मुझे बताया कि तुम्हें 3 साल बाद होश आया है। किसी का साया था तुम पे। तुम्हारा सारा जिस्म नीला होता जा रहा था। फिर एक दिन एक बाबा जी को अब्बा लेके आए तो उन्होंने तुम्हें दम किया हुआ पानी पड़ के दिया और कहा कि ये 3 साल बाद होश में आएगा, क्योंकि जिस चुड़ैल ने इसे कब्जे में लिया था उसे किसी जादूगर ने अपने जादू से अपनी पकड़ में कर लिया है और वो चुड़ैल 3 साल के बाद मर जाएगी। उसके मरते ही इसे होश आ जाएगा। मैं आज भी उस दरख्त के साए में बैठता हूँ तो मुझे अक्सर नीलम की याद आती है और मैं सोचता हूँ कि कितना अजीब एहसास था। एक चुड़ैल की मोहब्बत भी अजीब थी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। वो मर गई। मैं आम इंसान की तरह जीने लगा। लेकिन ये वाकई आज भी मेरे जहन से जाता नहीं। मैं आज भी किसी की शादी में नहीं जाता और
نہ ہی میں نے شادی کی ہے۔ آج لگتا ہے واقعی ہر انسان مکمل ہونے تو دنیا میں نہیں آتا، کسی کے مقدر میں شاید ادھورا رہنا ہی لکھا ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔